प्रधानमंत्री बुलाए तो एक बार नर्वसनेस सभी को होती है। आपका अंतर्मन, आपका ओरिजिनल व्यक्तित्व कैसा है, उस पता लगाने की कोशिश करते हैं। राजस्थान टॉपर था। थोड़ा भाटिया आश्रम का सिस्टम हमें बताएं, किस तरीके से काम करता है भाटिया आश्रम? इसमें आप शेयर करते रहे चीज़ें, अपने इमोशन शेयर करते रहे, चीज़ें शेयर करते रहे, तो इससे क्या है कि चीज़ें थोड़ी हल्की हो जाती है मुझे लगता है। बाकी सर कि संघर्ष जो है वो तो करना ही पड़ेगा। मंजूर हाशमी साहब का एक शेर है कि यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी लेकर चिराग जलता है। नमस्कार, मैं हूं सुभाष एहसास। 2021 आरएएस भर्ती परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी हो चुका है और पूर्व कथित शेर की सभी यथार्थताओं को अपने साथ लिए एक बहुत खास मेहमान है मेरे साथ। आरएएस 2021 में 113वीं रैंक पर सिलेक्ट हुए हैं और एक शब्द में परिचय दिया जाए तो नाम है देवेंद्र सिंह जी भाटी। से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सिलेक्शन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसा लग रहा है? सर बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। इच्छा होती है कि तैयारी करने वाले की जो परिणाम आता है, तो सुखद परिणाम आता है, तो बहुत अच्छा लगता है। सबसे पहले देवेंद्र जी, आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि, आपकी शिक्षा के बारे में हमें थोड़ा बताएं। सर सबसे पहले मेरी पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है, मेरे दादाजी जो हैं पुलिस सेवा में रहे, श्री किशन सिंह जी भाटी, और मेरे पिताजी श्री प्रताप सिंह जी भाटी, वो भी पुलिस सेवा में रहे। तो एक प्रशासन का एक पारिवारिक शुरुआती माहौल रहा घर में भी। और फिर मैंने मेरी स्कूलिंग जो है सर सूरतगढ़ से किया है, और सूरतगढ़ में मैंने शर्मा बाल मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय से मैंने मेरी 10th तक की पढ़ाई की है। और फिर मेरी 12th मैंने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सूरतगढ़, जिसे सूरतगढ़ में राठी स्कूल बोलते हैं, तो मैंने 12th वहाँ से किया है। और 12th करने के बाद मेरी मुलाकात सर सूरतगढ़ में श्री प्रवीण भाटिया जी से हुई, और उनके निर्देशन में फिर मैंने आगे तैयारी की। इंटरव्यू में आगे बढ़े उससे पहले थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताएं, कैसे शुरुआत हुई, कितने अटेम्प्ट दिए, और देवेंद्र सिंह जी भाटी भूतकाल को टटोलने की कोशिश करें तो पूरे सफ़र को कैसे देखते हैं? सर इस पूरे सफ़र के दौरान उतार चढ़ाव सभी रहते हैं कि सफलता भी देखी, असफलता भी देखी। जब 12th किया था तो मैं राजस्थान टॉपर था मेरे स्कूल स्तर पर, और तब ये लगा कि सफलता बहुत जल्दी मिल जाएगी। और फिर एक कुछ पारिवारिक ट्रेजेडियाँ हुई कि पिताजी का एक दुर्घटना में देहांत हो गया, और उसके बाद मैंने मेरी तैयारी को जारी रखा। 2018 में मैंने मेरा पहला प्रयास दिया आरएएस के लिए, और उसमें मैं मुख्य परीक्षा में सफल नहीं हुआ। और उसके बाद 2021 को एक संकल्प मानते हुए मैंने दोबारा तैयारी की, और जो कमियां थी उनको दूर किया, और इसमें ये रैंक प्राप्त हुई। भाटिया आश्रम के बारे में आपने चर्चा की, भाटिया सर के बारे में आपने चर्चा की। थोड़ा भाटिया आश्रम का सिस्टम हमें बताएं, किस तरीके से काम करता है भाटिया आश्रम? सर भाटिया आश्रम सूरतगढ़ में है बोलते हैं, और मैं मेरे स्कूल के बाद से भाटिया आश्रम से जुड़ा हुआ हूँ। तो यहाँ सर जो हम पुराने उपनिषदों में एक गुरु शिष्य परंपरा पढ़ते हैं, एक गुरु के पास उसके सानिध्य में बैठकर आप पढ़ाई करें, तो वही सिस्टम हमारे यहाँ है। हमारी फाउंडेशन जो है भाटिया आश्रम की, तो वो 4 स्तंभों को लेके चलती है। संस्कार है, रोजगार है, राष्ट्रवाद है, लोकहितवाद है। तो इन चारों संस्कारों को परिपूर्ण करता है ये आश्रम। और गुरुजी श्री प्रवीण भाटिया जी, उनके सानिध्य में जो जितने बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, तो सभी एक न केवल रोजगार मिल रहा है, लेकिन एक अच्छे प्रशासक जो बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं ईमानदार प्रशासन, संवेदनशील प्रशासन, जातिवाद रहित प्रशासन, तो इन सभी संकल्पों को पूरा करता है सर। फीस स्ट्रक्चर वगैरह भाटिया फीस सर बहुत मिनिमम फीस यहाँ पर है भाटिया आश्रम में। 250 रुपये मंथली फीस है, तो अफोर्डेबल फीस है सभी के लिए। और एकोमोडेशन कोई रहना महंगा यहाँ नहीं है, तो बहुत बच्चे यहाँ तैयारी करते हैं। तो उन बच्चों में मैं भी हूँ जिन्होंने यहाँ तैयारी की और सफल हुए। आपने भाटिया सर के साथ यहाँ पे आश्रम में बहुत साल पढ़ाया भी, आप खुद एक एस्पिरेंट रहे हैं और अब आप आरएएस में सिलेक्ट हो गए हैं, तो क्या स्ट्रेटजी रहती है आरएएस एग्ज़ाम को पास करने की? सर आरएएस एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी इस तरह रहती है, ये त्रिस्तरीय एग्ज़ाम है।
इसमें पहले प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है, और तीनों ही स्टेज जो है बराबर इम्पोर्टेंस रखती है। जैसे आपके फैक्ट्स जो है, तथ्यों का चेकअप जो है आपके प्री में हो जाता है कि प्रारंभिक परीक्षा में आपके फैक्ट्स आपको कितना याद है, रिमेम्बर कितना कर सकते हैं, तो वो आपकी उसमें टेस्ट होता है। उसके बाद जो आपकी विश्लेषणात्मक क्षमता है, आपकी जो विचार शक्ति है, उस विचार शक्ति का जो टेस्ट है वो मेंस एग्जाम में होता है। और इंटरव्यू जो है आपके अंतर्मन का टेस्ट है, आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है। तो आप कितने साहसी हैं, कितने संवेदनशील हैं, आप में लीडरशिप क्वालिटी है क्या नहीं, डिसीजन मेकिंग आपकी कैसी है, ये सारी चीज़ें जो है आपके इंटरव्यू में टेस्ट होती है। तो उसमें और बारीक होना पड़ता है। तो तीनों ही स्टेज बराबर इंपॉर्टेंस रखती है। इसका परीक्षा का शेड्यूल है जिसको फॉलो करते हुए आप कर सकते हैं। मैंने मेरे एक दोस्त हैं गौरव बुरानिया, उनका इंटरव्यू किया था। तो उन्होंने एक बात कही थी कि सबसे ज़्यादा आंसर राइटिंग है वो इसमें एक बहुत अहम भूमिका निभाती है। और उन्होंने ये भी कहा था कि आप डेली बेसिस पे आंसर राइटिंग कीजिए, न कि साप्ताहिक या मंथली। तो देवेंद्र सिंह जी किस तरीके से आंसर राइटिंग करते थे और कितना महत्वपूर्ण है, कैसे करें बच्चे? जी सर, ये सर बिल्कुल सही बात है कि हमें जो आप इस परीक्षा में जितना आपका हार्ड वर्क है उतना ही स्मार्ट वर्क भी जरूरी है। आपकी राइटिंग स्किल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। आपके मेंस एग्जाम, जो मेंस एग्जाम 800 नंबर का मेंस एग्जाम होता है, 4 पेपर होता है इसमें। तो आपको एक दिन के अंदर 2 पेपर लिखने हैं, और उस दोनों पेपरों में 3-3 हज़ार 6 हज़ार से प्लस आपको शब्द लिखने हैं। तो आपको उसमें स्पीड भी होनी चाहिए, आपकी स्किल भी अच्छी होनी चाहिए, और वो तभी मेंटेन होगी जब आप रेगुलर बेस पर आप आंसर राइटिंग। अब ऐसा है कि आप सिर्फ पढ़ लेंगे तो वो भी काफ़ी नहीं है। केवल आपको आता बहुत कुछ है, लेकिन वो उस नॉलेज को आपको एग्जाम में अप्लाई भी करना है। वो अप्लाई तभी होता है जब आप उसको डेली बेस पर लिखना सीखेंगे। उसमें 20 शब्दों में लिखते हैं, हम 50 शब्दों में लिखते हैं, 100 शब्दों में लिखते हैं। तो वो आपको इसकी प्रैक्टिस जो है वो डेली बेस पर से आप लिखना स्टार्ट करें। अगर आप कुछ भी जो भी पढ़ रहे हैं, आप नोट्स बना रहे हैं तो भी लिख रहे हैं, तो लिखना तो बहुत जरूरी है। जहाँ तक मुझे पता है भाटी आश्रम में भी 1 दिन के गैप से या 2 दिन के गैप से टेस्ट होते हैं और उनमें भी लिखाया जाता है आंसर। हाँ सर, ये डेली बेस पर टेस्ट होते हैं और इसका एक सिस्टम है। साप्ताहिक हमने टेस्ट दिए, वीकली जो है एक बड़ा पेपर होता है उसमें टेस्ट किया। आरएस एग्जाम के सिलेबस की बात करें तो आरएस एग्जाम का सिलेबस कोई इस तरीके से नहीं है कि कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस हो, लेकिन इसमें डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। तो उस डाइवर्सिटी के हिसाब से खुद को कैसे ढालें, सारी चीज़ों को एक साथ मेंटेन कैसे करें, कैसे पढ़ाई करें? डाइवर्सिटी जो भी एग्जाम का पैटर्न है आप देख रहे हैं आरएस का, आप प्री का देखिए, मेंस का देखिए, इतने सब्जेक्ट लेने के पीछे कारण है कि हमें उनको ऐसे प्रशासक चाहिए जो सभी चीज़ों का सामान्य नॉलेज रखते हैं। इसलिए बोलते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो सामान्यज्ञ होते हैं, कि जिनको अपने क्षेत्र विशेष का, जो आसपास की चीज़ों का, आपको भूगोल का, इतिहास का, इकोनॉमी का, है ना, अर्थशास्त्र का, ये सभी चीज़ों का आपको ज्ञान होना चाहिए। आपको विज्ञान भी आना चाहिए, आपको मैथ भी आना चाहिए। तो सभी चीज़ों का एक सामान्य नॉलेज जो है आपको चाहिए, इसलिए डाइवर्सिटी है। आपने एक बात कही कि आपके पिताजी का देहांत हो गया, और भाटिया जी के साथ मैंने वीडियो देखा तो उन्होंने भी इस बात की चर्चा की। तो कोई भी काम हम करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा एक बड़ी भूमिका कंसिस्टेंसी की रहती है कि आप लगातार किसी काम को करते रहें। लेकिन बहुत सी परेशानियां आती हैं, बहुत से अप एंड डाउन्स आते हैं, उनको मेंटेन कैसे करें? आपने कैसे किया? सबसे आपने बहुत अच्छा ये प्रश्न पूछा। सबसे पहली चीज़ तो क्या है कि सफलता तो सभी को दिखती है, लेकिन उसके पीछे का जो संघर्ष है, तैयारी है, वो नहीं दिखता है। आपको मैं एक बहुत सुंदर कमरा दे दूँ और उसमें सब पेड़ पौधे लगा दूँ, ठीक है, उसको सजावट अच्छी कर दूँ, लेकिन मैं आपको बोलूँ इसी कमरे में आपको 1 साल भर रहना है, साल भर रहना है, 2 साल रहना है, तो वो कमरा भी आपको बासी लगने लगेगा। बहुत सुंदर चीज़ भी बासी लगेगी। तो एस्पिरेंट के जीवन में भी यही है कि आपको एक कमरे में रहकर तैयारी करनी है। समाज से थोड़ा कटना पड़ता है, फिर आपको एक कमरे में इतने घंटे रोज गुजारना, वो रोज एक डेली शेड्यूल फॉलो करना एक बासी सा काम लगता है। लेकिन आपका अगर ध्येय क्लियर है, आपका साध्य क्लियर है कि मेरे को ये करना है, हाँ, तो आप उसको कंसिस्टेंसी अपने आप को मेंटेन करना जरूरी होता है। दूसरा आप क्या है कि अपने जो आसपास के जो लोग हैं, इन्वायरमेंट है, जैसे आपका
आपका फ्रेंड सर्किल है तो आप एक ऐसा ग्रुप बनाएं 3 4 5 लोगों का, जिसमें आप शेयर करते रहें चीज़ें, अपने इमोशन शेयर करते रहें, चीज़ें शेयर करते रहें, तो इससे क्या है कि चीज़ें थोड़ी हल्की हो जाती है मुझे लगता है। बाकी सर कि संघर्ष जो है वो तो करना ही पड़ेगा। एक चीज़ बच्चों के दिमाग में एक क्यूरियोसिटी हमेशा ये रहती है कि जैसे मतलब प्री की टेस्ट सीरीज दे ली, मेंस की दे ली, उन चीज़ों के बारे में नॉलेज हो जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मतलब लुभाती ये है कि जो आपके मेन इंटरव्यू होता है उसका माहौल कैसा होता है, उस रूम का माहौल कैसा होता है। जो नए एस्पिरेंट कहीं कहीं भी जाएं हम, कि अगर किसी हमारे मुख्य सचिव जी को भी अगर प्रधानमंत्री बुलाएं तो एक बार नर्वसनेस सभी को होती है, तो एक स्वाभाविक नर्वसनेस जो है वो सभी को रहती है इंटरव्यू, लेकिन माहौल बहुत कोऑपरेटिव होता है। वो आपसे आराम से बात करते हैं चीज़ों की, आप जो आपका अंतर्मन, आपका ओरिजिनल व्यक्तित्व कैसा है वो उस पता लगाने की कोशिश करते हैं। कि आपको ऐसे कई बार ऐसे प्रश्न भी होते हैं जो आपको डाउन लाने के लिए आप में घबराहट पैदा हो, इसके लिए पूछा जाता है, लेकिन उसका एक मकसद होता है कि ये 4 आदमियों के बीच में घबरा तो नहीं रहा। जब ये 4 आदमियों के बीच में घबरा रहा है तो प्रशासन में तो ऐसा है कि आप पुलिस में जाएं, प्रशासन में जाएं तो आपको 100-150 कितने लोगों की भीड़ को टैकल करना होता है। तो वो इसीलिए आप प्रेशर में नहीं, आप साहसी कितने हैं, आप संवेदनशील कितने हैं, आप ऑनेस्ट कितने हैं, इसी चीज़ को इंटरव्यू में आपका टेस्ट किया जाता है। आपका इंटरव्यू कैसा हुआ, अगर आप कोई मोमेंट्स शेयर करना चाहें। मेरा इंटरव्यू अच्छा रहा। मेरा इंटरव्यू संगीता आर्य मैडम जो है उनके बोर्ड में था, और बहुत कोऑपरेटिव इंटरव्यू रहा मेरा। और मेरे जो सब्जेक्ट हैं, मेरा पॉलिटिकल साइंस मेरे सब्जेक्ट रहे, हिंदी साहित्य मेरे पास ग्रेजुएशन में रहा है, तो इन दोनों पर मेरे से प्रश्न पूछे गए। और मेरी हॉबी जो है हिंदी साहित्य, हिंदी कहानी और उपन्यास पढ़ना है, तो मेरी हॉबी पर उन्होंने काफ़ी बात की और वो काफ़ी इम्प्रेस हुए उस चीज़ों से। तो मुझे अच्छा रहा मेरा इंटरव्यू। बहुत सी चीज़ों पे हम बात कर चुके हैं। आपकी 113वीं रैंक है, तो संभावित पद आपको क्या मिल सकता है। सर मेरी जो पहली 3 प्रेफरेंसेस हैं, RAS, RPS और RTS, तो मुझे ज़्यादा संभावना है जो राजस्थान पुलिस सेवा है, DSP पद है, वो मिलने की ज़्यादा संभावना। आप EWS कैटेगरी से? जी, EWS कैटेगरी से। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। मिलते हैं अगले इंटरव्यू में, तब तक के लिए टेक केयर।